पैसिव वॉइस में हम इन्हें सभी 8 टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट टेंस तक, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक। ठीक, 8 टेंस पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में 2 पढ़े हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, अब हमें पढ़ना है आगे कुछ और भी पैसिव वॉइस बनती हैं, जैसे इम्परेटिव की बनना, और उसमें से भी कुछ ऐसी पैसिव वॉइस होती हैं जो अलग से बनाई जाती हैं। उससे हम हेडिंग दे देते हैं नाम से कि पैसिव वॉइस बनाने के कुछ विशेष नियम। ठीक, पैसिव वॉइस बनाने के कुछ विशेष नियम में हमें इसमें आपको पहचान के रूप में नियम में मिलेगा। आपका जो नियम कहेगा हमें वही करना होगा। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं होता कि नियम अलग हो और फॉर्मूला टाइप का, एक सूत्र टाइप का अलग से लिखवा दें कि सब्जेक्ट आगे लाइए, क्रिया सहायक क्रिया लाइए, मुख्य क्रिया लाइए। हमने 8 टेंस पढ़े हैं, इन्हीं में आपको सहायक वही नियम लगाने, वही आपको सूत्र फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस क्रिया प्लस मैन वर्ब, ये सब पढ़े हैं, उन्हीं को लगाना है। तो इसमें पहला नियम क्या लिखेंगे? रूल नंबर पहला लिखेंगे, यदि वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू या वेयर टू का प्रयोग हुआ हो तो, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू या का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय टू के बाद, किसके बाद? टू के बाद बी जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं। तो इसमें नियम क्या लिखवाना है वो लिखिए, यदि वाक्य में इज टू, एम टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू या वेयर टू का प्रयोग हुआ हो तो, या इसमें कह सकते हैं यदि वाक्य में इज टू, एम टू, वेयर टू, वाज टू आदि आए हों तो पीवी अर्थात पैसिव वॉइस बनाते समय टू के तुरंत बाद या टू के बाद बी जोड़ देते हैं, आपका यही नियम रहेगा, फॉर्मूला वही है, उसी प्रकार से रखना है। आगे ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है ना। इसमें नियम में लिखा है यदि वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू, वेयर टू, वाज टू का प्रयोग हुआ हो तो पीवी बनाते समय टू के बाद बी जोड़ देते हैं। वाक्य लिखेंगे, ही इज टू हेल्प मी, एग्जाम्पल है आपका, ही इज टू हेल्प मी, ही इज टू हेल्प मी। हमें वाक्य बनाना है। हमने वही नियम पढ़े हैं कि आपको पहले ऑब्जेक्ट लाना है, फिर आपको एच बी लानी है, फिर आपको एम बी लानी है, फिर आपका अदर वर्ड हो तो वो लाना है, बाई प्लस सब्जेक्ट लाना है। तो इसी नियम को फॉलो करेंगे, इसी फॉर्मूला को। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इधर हमें क्रिया के तुरंत बाद मी मिला, मी का हम बनाएंगे क्या? सब्जेक्ट बनाएंगे। मी का सब्जेक्ट कारक अर्थात सब्जेक्ट कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर आपका कर्म कारक दिया है मी, आपको यहाँ रखना होगा आगे क्या? कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस। ठीक, जब सब्जेक्टिव केस आगे आएगा मी का तो क्या हो जाएगा? आई। जब ये आगे आया तो आई हो गया। अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं? इज या एम या आर, वो देखेंगे। तो ही के साथ इज, केवल आई के साथ एम आता है तो एम लगाएंगे, जी कर दिया। ठीक, इसके बाद हमें टू दे रहा है, हमने कहा टू को हटाना नहीं, ये नहीं हमने बताया कि टू को हटाना है। हमने कहा टू के बाद भी जोड़ देना है, टू भी हो जाएगा। तो हमें ज्यों का त्यों रखना है टू।
हमें जोड़ना है बी, तो बी जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, सहायक क्रिया इतनी हो गई आपकी, ठीक, कन्फर्म, ठीक है। इसके बाद तेरा एम बी, हमें मालूम है एम बी हमेशा थर्ड आती है, कैसे बाई आती है या नहीं आती, तो यहाँ हेल्प दी है, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अदर वर्ड वाक्य में नहीं दिया। अब रहा बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई जोड़ेंगे, ठीक। अब क्या है, सब्जेक्ट यहाँ ही था, ही का कर्म बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बनेगा, हिम बनेगा। कन्फर्म हुआ ना, क्लियर। तो आपका वाक्य क्या बना, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम, ठीक। इसके आगे एक वाक्य और देखते हैं इसी का, I was to help him, I was to help him, दूसरा वाक्य ऐसे आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वही फिर से देखेंगे। एग्जाम्पल ये पहला था, ये दूसरा है। तो देखो ऑब्जेक्ट को लाना है, ऑब्जेक्ट आप बहुत पढ़ चुके हैं, 8 टेंस पढ़ चुके हैं, प्रत्येक टेंस में आपने लगभग 6 से 7 नियम पढ़े हैं या नहीं। तो 7 नियम में से आपको पता है, पहचान में आने लगे होंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट होता क्या है, आपको पता चल रहा होगा। तो हिम आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, हिम जब आगे आएगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही। यहाँ यदि हर दिया होता तो हर के स्थान पर यहाँ आता सी, ठीक। अब देखते हैं ही और सी के साथ क्या आएगा, एज, क्या आएगा, एज। यहाँ देखेंगे आप, इस तो आ जाएगा, प्लस यहाँ आपको देखना पड़ेगा आप क्या दिया है, वाज। तो यहाँ हमें पास्ट में दिया, तो हमें पास्ट में ही क्रिया लगानी है। तो यहाँ भी आपकी क्या आएगी, वेयर नहीं आती, ही और सी के साथ। एक वचनकर्ता के साथ क्या वेयर आता है, नहीं आता है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, वाज। फिर आपका टू दिया है तो टू लगाएंगे। हमने नियम में कहा टू के बाद बी को जोड़ना है, तो टू के बाद हमने बी जोड़ दिया, ठीक। इसके बाद कह रहा जोड़ देते हैं, इसके बाद तो वही है कि मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लगाना, अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाई, क्योंकि अदर वर्ड दिया ही नहीं गया। अब आई दिया है, आई का सब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, मी, बाई मी, क्लियर। इसके बाद नियम नंबर दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा नियम आपका क्या कहता है वो भी देखेंगे। दूसरा नियम कहता है यदि वाक्य में हैज टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग हुआ है, किसका। अब हम नियम नहीं लिखेंगे पूरा, आपको सिर्फ लिखना है। अब अपने हिसाब से देखो, अब आप छोटे नहीं रहे, अब आप शिशु से 5 तक नहीं पढ़ते या 6 से 8 तक नहीं पढ़ते, एक एक नियम एक एक लाइन लिखवाएं। अब आपको स्वतः अपनी नोट बनानी है। यहाँ तक हमने लिखवाया है, एक एक नियम पढ़ाए हैं, एक एक नियम लिखवाए भी हैं, लेकिन यहाँ से हम शॉर्ट में लिखेंगे कौन कौन सा नियम है, किस में क्या प्रयोग होना है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए आपका कह रहा है यदि हैज टू या हैव टू या फिर हैड टू आया हो तो, ठीक, या प्रयोग हुआ हो तो टू के बाद फिर से इसमें हमें क्या जोड़ना है, बी जोड़ देना है, बी प्लस करना है, ठीक। बी जोड़ देते हैं, वही नियम है, कोई अंतर नहीं है इसमें और पहले नियम में। पहले नियम में हम इसको समेट एक साथ लिख सकते थे, पूरा इकट्ठा कर देते। कैसे, यदि वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू या हैज टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग हुआ हो तो टू के बाद बी को जोड़ देते हैं। पहला ही नियम है जी, इसको नाम जरूर दे दिया क्योंकि ये परफेक्ट में है, इसलिए क्योंकि इसके साथ क्रिया आपको हमेशा कौन सी मिलेगी, थर्ड मिलेगी, ठीक। देखिए वाक्य एग्जाम्पल देखिए इसके, आई हैव टू हेल्प्ड हिम, आई हैव टू हेल्प्ड हिम। यहाँ कई लोग क्या करते हैं, यहाँ हेल्प वर्ब रख देते हैं, यहाँ आपको भ्रमित करने के लिए,
हेल्प अकेला मिल जाएगा। अब जब हेल्प अकेला मिलेगा तो यहाँ पे आपको फिर ईडी लगानी पड़ेगी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो। इसे बनाएं, वही नियम, ऑब्जेक्ट आगे लाइए ही। अब ही के साथ क्या आएगा, हैव, या अब देखना है हैव है तो हैज या हैव ही आएगा, तो आपका हैज आएगा। ही के साथ हैज टू बी, ठीक। इसके आगे हेल्प्ड। अब देखिए हेम का ही बदल गया और आई का क्या बदल जाएगा, बाय से जोड़ के मी बन जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले नियम पे। तीसरा नियम क्या कहता है आपका, वो भी देखिए। यदि वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल या मस्ट का प्रयोग हुआ हो तो इन सहायक क्रियाओं के बाद भी जोड़ देते हैं। कौन कौन सी सहायक क्रिया हैं, कैन, कुड, मे, विल, शैल, शुड, माइट, या मस्ट, ठीक। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, विल, वुड नहीं लिखा गया है, वुड भी लिख दो, ठीक। इतनी क्रियाएं आपको मिले तो इनके तुरंत बाद आपको क्या जोड़ना है, बी जोड़ देना है, ठीक। तो इसमें वाक्य लिखिए, आई कैन हेल्प हिम। एग्जाम्पल है आपका, आई कैन हेल्प हिम। देखिए हमारा नियम क्या लिखा जाएगा, आपको पढ़ के दिखा बता दे रहे हैं, लिखना खुद से है, नोट्स पूरी बननी चाहिए, नियम सही से लिखे होने चाहिए। कैन, कुड, मे, माइट, आगे मे को माइट के साथ लिख देना, ज्यादा अच्छा स्वर बनेगा। विल, वुड, शैल, शुड या मस्ट का प्रयोग हुआ हो तो इन क्रियाओं के बाद भी जोड़ देते हैं। आपका नियम ये बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसे बनाना है तो हमें वही नियम फॉलो करना है कि कर्ता और कर्म का स्थान बदलना है। तो कर्म आपका ही बनेगा, आगे कैन दिया है, ही के साथ भी कैन आएगा, कैन रख दो। इसके बाद भी जोड़ दो, कैन भी हो जाएगा। इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, हेल्प्ड। अब क्या बचा, आई बचा। आई का क्या जोड़ेंगे, बाई से। इसका आई है आपका कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक बनाएंगे। जब कर्म कारक बनेगा तो आपका आई का कर्म कारक मी होता है। क्लियर हुआ ना, ठीक। इसके बाद अगला नियम पढ़ते हैं, चौथा नियम। चौथा नियम कहता है, यदि वाक्य में क्रिया के बाद कोई प्रीपोजिशन दिया गया हो तो इसे ज्यों का त्यों रख देते हैं। क्रिया के तुरंत बाद यदि कोई प्रीपोजिशन दिया हो, जैसे एट, ठीक, तो कोई प्रीपोजिशन दिया गया हो तो इसे हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। चौथा नियम है, यदि कोई प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन आया हो तो, ठीक। अब कोई भी प्रीपोजिशन हो तो इसे हमें क्या करना है, ज्यों का त्यों लिखना है। क्या करना है, ज्यों का त्यों लिखना है। नियम चौथा है जी। तो इसमें वाक्य देखेंगे, द गर्ल The girls laughed at me। इसका अर्थ क्या हुआ, लड़कियां मुझ पर हंसी, लड़कियां मुझ पर हंसी।
तो अब इसका बनाना है तो हमने क्या कहा यदि क्रिया के तुरंत बाद, इस क्रिया के बाद, मुख्य क्रिया के बाद कोई प्रीपोजिशन आया हो तो उसे हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो यहाँ देखिए आपको प्रीपोजिशन एट दिया गया है तो हमें इसे ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए बनाएंगे क्या, हमें वही नियम फॉलो फिर से करना है, कर्ता कर्म का स्थान फिर से बदलना है। तो हमें आगे लाना होगा आई को, क्योंकि यहाँ मी दिया है ऑब्जेक्ट, आई आएगा। अब यहाँ हम पहचानेंगे टेंस। अब टेंस कैसे पहचानेंगे ये आप बताएं, कैसे पहचानेंगे। देखिए या तो इसमें आप हेड ईडी लगा है या तो थर्ड में बना दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ रूप इसका पीबी में बना हुआ रखा है एट से जुड़ा हुआ, तो यहाँ एट से जुड़ा है तो बाज भी लग जाएगा। तो आई वाज से बना दे रहा है, ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो आई वाज, ठीक। इसके बाद आपकी क्रिया आएगी, तो क्या दी है, लाभ। ठीक है। इसके बाद हमें एट को क्या करना है, ज्यों का त्यों लिखा रहने देना है, ठीक। एट तक हो गया, बचा क्या है, द गर्ल्स। तो हमें किससे जोड़ना है, बाय से जोड़ना है, ठीक है, बाय द गर्ल्स। ये बनेगा कंफर्म। इसके आगे पांचवा नियम देखते हैं जो मोस्ट है। अभी तक तो सिर्फ नियम थे, इनमें से वाक्य बहुत कम पूछे जाते हैं, इन नियमों में से वाक्य बहुत कम पूछे जाते हैं। अभी तक शायद 2-1 बार पूछे होंगे, 10 साल के पेपर उठा के देखना, 1-2 बार मिल जाएंगे इनके लिए। ये तो ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इम्परेटिव से और 8 टेंस जो हमने पढ़े हैं उनसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगला नियम कहता है यदि वाक्य में सरप्राइज्ड, क्या दिया गया हो, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड में से कोई भी क्रिया दी गई हो, ठीक, में से कोई भी क्रिया दी गई हो तो बाई के स्थान पर एट लगाते हैं। बाई के स्थान पर क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। कब, जब सरप्राइज दी गई हो, सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड और डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, देखिए सभी का अर्थ बता दें। सरप्राइज मतलब होता आश्चर्यचकित, ठीक, और डिसअपॉइंटेड निराश होना, डिस्प्लीज्ड अप्रसन्न होना, अलार्म्ड भयभीत होना, ठीक। में से कोई भी क्रिया दी गई हो तो बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर एट लगाते हैं, बाई को नहीं लगाते, ठीक। याद रहे, आपको नियम खुद से लिखने हैं। तो लिखिए योर इंटेलिजेंस जेंस सरप्राइज्ड मी। तो देखिए योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी में हमें क्या करना है, यहाँ आर लिखा है, ठीक। तो सरप्राइज्ड मी में हमें वही नियम फॉलो करना कि आगे ऑब्जेक्ट को लाना है, पीछे कर्ता को भी ले जाना है, ठीक है। तो हमें इसमें पहले तो पता होना चाहिए
कि क्रिया क्या है। तो हमने 4-5 क्रियाएं आपको बताई हैं। तो इसमें देखिए आपको क्रिया जे रखी है, सरप्राइज रखी है। तो इसमें हमें जब ऐसे वाक्य में दिया हुआ करे तो लगभग इन्हें बाज से बना दिया करो, बाज या एजेमार, ठीक है, ठीक है ना, इन्हीं क्रियाओं से बनाया करो। तो आपका मी आएंगे आएगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक। इसके बाद आई के साथ लगा दो वाज। अब हमें सरप्राइज की थर्ड फॉर्म लिखी है, लिख दो सरप्राइज। अब हमें यहां पर लगाना चाहिए बाय योर इंटेलिजेंस। लेकिन नियम कहता है यदि इन सभी क्रियाओं में से कोई एक क्रिया आई हो तो बाय नहीं लगाते, बाय के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। तो बाय के स्थान पर हमें क्या लगाना है, एटी एट लगाना है, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद लास्ट नियम एक और बचता है इसका, यदि वाक्य में नो या ऑब्लाइज, नो या ऑब्लाइज, ऑब्लाइज मतलब आभारी होना, ठीक, में से कोई भी क्रिया दी गई हो तो बाय के स्थान पर टू लगाते हैं, बाय के स्थान पर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। छठवां और लास्ट नियम है इसका। तो देखिए यदि वाक्य में नो KNOW या ऑब्लाइज OBIGE, ठीक, या इसमें ईडी भी लगाया जाए, ऑब्लाइज्ड हो सकता है लेकिन आता नहीं ई लगा लगता, ठीक है ना, ऑब्लाइज, ऑब्लाइज के बाद हमें इसमें जे है क्रिया, या तो नो आए या ऑब्लाइज आए। इसके बाद हमें क्या करना है, बाई नहीं लगाना, बाई के स्थान पर किसको लगाना है, ना एट को लगाना है, बाई के स्थान पर भी एट लगाएं, एट के स्थान पर हमें लगाना होगा टू, क्या लगाना होगा, टू। नियम बनेगा यदि वाक्य में नो या ऑब्लाइज दिया गया हो तो बाई के स्थान पर टू लगाते हैं, ठीक। वाक्य देखेंगे, he will oblige me, he will oblige me, ठीक है। तो इसे बनाएंगे, मी आगे आएगा, क्या बनेगा, आई, ठीक। अब यहाँ आई के साथ जब बी के ही के साथ विल दिया तो आई के साथ हमें सेल लगाना है, सेल, ठीक। इसके बाद सेल हो गया। अब क्या करेंगे, अब आई बी। अब यहाँ दो चीजें कंफर्म करनी है कि आपको देखिए इसमें बी नहीं आया ऑब्लाइज में, हम यहाँ यदि बी भी लगा दें बी, तो ये बात को उसे सही करने पड़ेगी बोर्ड में यदि चेक कर रहा, क्योंकि हमने पढ़ा है, यदि एक नियम इसमें आपको पढ़ाया नहीं गया कि ऑब्लाइज के पहले बी का प्रयोग भी होता है, जी आपको वहाँ नहीं मिलेगा, कंपटीशन में जब आप कहीं तैयारी SSC वगैरह करेंगे तब मिलेगा। तो हम सीधे बना रहे हैं जो नियम कहता है, आई सेल ऑब्लाइज्ड, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें लगाना है बी के वाई के स्थान पर टू, तो टू लग गया। अब क्या बचता है, ही बचता है, ही, तो ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा, क्लियर। अर्थात ऐसा भी बनेगा जो बात, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम। ये कैसे बनेगा, ये लगभग ये तो सभी लोग सही करेंगे, ये कुछ लोग गलत भी करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्यूचर इंडिफिनिट की सहायक क्रिया दी है। जब फ्यूचर इंडिफिनिट की सहायक क्रिया दी गई है तो हम सहायक क्रिया अगले टेंस की लगाते हैं, तो यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया की, तो इससे अच्छा है कि जे ना बना के जे बना, ठीक। इसे गलत भी रहने दें क्योंकि जे कम लोग बनवाते हैं, जे ज़्यादा लोग बनवाते हैं, ठीक है ना। जे आपके ख़त्म होते हैं यहाँ 6 नियम, इसके आगे पढ़ेंगे इम्परेटिव के।
अब देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस की पीवी बनाना, तो इम्परेटिव सेंटेंस पता होना चाहिए हमें कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो पहले इसकी पहचान क्या होगी इम्परेटिव सेंटेंस की। देखिए ऐसे वाक्य ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता छिपा हुआ हो, वो भी कर्ता इसमें होता है एक यू, तुम, इसमें कर्ता तुम छिपा होता है, यही टेंस इम्परेटिव होते हैं। जैसे हमने कहा कोई एग्जाम्पल, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो हम किसे कहेंगे, तुम्हें कहेंगे या किसी उसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तुम दरवाजा खोलो कहेंगे ना। जब किसी को आज्ञा दी जाती है तो इसे हम कहते हैं ओपन द डोर, तो इसमें हमें आज्ञा दी, आदेश दिया, आदेश का भाव निकल रहा है इसमें। तो हमें इसमें आदेश में वाक्य में कर्ता क्या छिपा हुआ है, यू छिपा हुआ है। हमने कहा तुम दरवाजा खोलो, तो हमने कर्ता बता दिया। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस आपको कभी सब्जेक्ट नहीं देगा, और कभी कभार वाक्य पूछने में जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वाक्य को खोल रखते हैं, पूरा वाक्य बना देते हैं सही ढंग से कि आपका कर्ता भी दिख रहा है और इम्परेटिव भी है। तो हम कैसे पहचानेंगे, फिर उसका हम भाव निकालेंगे कि आदेश का है, आज्ञा पालन करने के लिए है, सलाह मानने के लिए है, किस चीज़ के लिए, प्रार्थना कर रहा, आज्ञा दे रहा, सलाह दे रहा, क्या कर रहा है। तो ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, याद रहे। अब आगे देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, पीवी। तो पीवी वही पीवी है। इसमें क्या होता है, पहला नियम होता है यदि वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, यदि वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ हो, तो जब वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, लिखना नहीं है, कल से शुरू करेंगे इसे। जब वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो आपका जैसे ओपन आपकी क्या, खोलना, ओपन आपकी क्रिया है, मुख्य क्रिया है, एम भी फर्स्ट है, तो आपका जो प्रथम रूप से शुरू है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। तो हमने कहा ओपन द डोर जी। आपका ऐसे वाक्य आपको इसमें मिलेंगे, पहले नियम कल बनाएंगे, कैसे बनेंगे। अगला दूसरा नियम का, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो, मतलब इसके पहले यदि हम डू नॉट लगा दें, डोंट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, या इसे हम कहते हैं डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। तो मतलब इसमें कह रहा है आदेश के साथ नकारात्मक, मतलब वो आदेश नहीं दे रहा, तुम वहाँ कुछ काम कर रहे थे, दरवाजे पर कार्य कर रहे थे, तुम दरवाजे को खोल रहे थे, तुम्हें किसी बड़े ने कह दिया दरवाजा मत खोलो, मतलब वो कहेगा डोंट ओपन द डोर। ठीक जी, आपका दूसरा नियम होता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा नियम क्या होता है, यदि वाक्य में हम इसे हटा दें डू नॉट को, और इसके पहले नेवर लगा दें। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी मत या कभी नहीं। ठीक, जब कभी नहीं या कभी मत का मतलब निकलता है, यहाँ कहें नेवर ओपन द डोर, नेवर ओपन द डोर, तो दरवाजा कभी नहीं खोलें, यही कहा गया। या कहें नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो या कभी झूठ मत बोलो, यही कहेगा ना। तो इसका मतलब होता कभी नहीं या कभी मत। ठीक, इसमें कभी के साथ मत या नहीं आता है, ठीक है ना। इसके आगे कल देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, कौन कौन से नियम हैं, ठीक है।